हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और मैं हूं प्रियंका सिंह, आप सबका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और आज हम आपके साथ में जो बातचीत कर रहे हैं इसी से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा। और भाषा को आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, जो आज से पहले जो प्राचीन काल था, जिस समय हमारे बीच में भाषा का जो संवाद का जो माध्यम था वो उपस्थित नहीं था, तो उस समय जो मानव था, आदि मानव था, वो जंगलों में, कंदराओं में छुपकर अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। क्योंकि उसको ऐसा साधन नहीं पता था, उसको ऐसा माध्यम नहीं पता था जिससे वो अपने मन की बात को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता। चाहे वो सुख में था, चाहे वो दुख में था, चाहे बारिश की मार थी, चाहे मौसम की धूप, चिलचिलाती गर्मी थी, वो अपनी इस बात को, अपने इस दुख को कभी दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर सकता था, बांट नहीं सकता था। क्योंकि उसके पास जो था वो जो भाषा का माध्यम होता है, जो भाषा होता है, जो मन के भावों को व्यक्त करने वाला साधन था, वो नहीं था, उसको उसका ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे उसको भाषा का ज्ञान होने लगा, वैसे वैसे मानव के जीवन में परिवर्तन हुए और अनेक परिवर्तन हुए। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को अपने इस वीडियो के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखिए भाषा क्या है। भाषा की यात्रा। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है जब हमारे पास आती है तो हमारे पास चलकर ही आती है। तो जिस प्रकार से पहले हमारे यहाँ पर यातायात के साधन नहीं थे, तो हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान के लिए जाते थे तो पैदल ही जाते थे, और कई वर्षों का समय लग जाता था। उसी प्रकार से हमारे पास भाषा भी नहीं थी, और जब भाषा नहीं थी तो हम किसी से अपने मन की बात को, अपने सुख को, अपने दुख को व्यक्त भी नहीं कर पाते थे। तो आज हम बताने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं भाषा की यात्रा या भाषा का क्रम। कुछ लोग भाषा का क्रम कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ भाषा की यात्रा। तो भाषा की यात्रा कहाँ से हुई? पहले जो हमारे भारतवर्ष था, इसमें जो थी संस्कृत भाषा जो थी, उसका प्रभाव था, वही भाषा बोली जाती थी। उसी में हमारे ग्रंथ थे, उनकी रचना हुई थी, और जो आम बोलचाल की जो भाषा थी वो भी हमारी संस्कृत थी। इसीलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है या माँ कहा जाता है। जो हमारी संस्कृत भाषा थी, इसमें धीरे धीरे अपनी यात्रा जब शुरू की तो इसमें परिवर्तन हुए, और समय और काल के अनुसार यही भाषा, संस्कृत भाषा जो थी, पाली के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब पाली की भाषा आई तो कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें उसमें भी कुछ परिवर्तन चाहिए थे। क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत ही आराम पसंद लोग हैं। जो कठिन चीज़ें होती हैं हम उसको क्या करते हैं बेटा, छोड़ते हुए चलते हैं, और उसमें अपनी सुविधा के अनुसार नए नए परिवर्तन करते हुए चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो चल के आई पाली की तरफ। अब पाली भाषा ने यात्रा शुरू करी अपने आगे की ओर, और पाली भाषा हमारी प्राकृत भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। जो प्राकृत भाषा थी, इसमें भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया था वो प्राकृत भाषा के माध्यम से ही दिया गया था। तो ये प्राकृत भाषा जो थी फिर आगे चल के और अपना नया रूप धारण किया। उसमें उस समय और समाज काल समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हुए, और परिवर्तन के कारण अब ये भाषा आगे चलकर आगे की ओर अपभ्रंश भाषा के रूप में अपना नया रूप धारण करके उपस्थित हुई। अपभ्रंश भाषा, इसमें भी बहुत सारे साहित्यकारों ने रचनाएं की, लेकिन जब इसमें भी लोगों को असुविधाएं महसूस होने लगी कि वो अपने मन की बात को दूसरों से ऐसे नहीं बता पा रहे थे कि जिससे कि वो अपने उस भाव में सरलता, अंदर से जो खुशी होती है। कहते हैं ना, दूसरे की भाषा में कठिनाई होती है। भाई जो हिंदी भाषी है, अगर आप उससे कहें भैया जर्मनी में बोलिए अपने मन की जो बात है, अरबी में बोलिए, फारसी में बोलिए, पंजाबी में बोलिए, कन्नड़ में बोलिए, तमिल में बोलिए, तो उसको वो मन के भावों को व्यक्त करने में ना तो सुकून होगा, ना संतोष होगा, और ना सहूलियत महसूस होगी। उसे आराम नहीं मिलेगा, उसको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो बार बार अपने मन की बात को कहने के लिए सोचेगा, वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरे से खुलकर आनंद पूर्वक नहीं कह सकता। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लोगों ने ऐसे ही महसूस किया होगा। तो अब ये जो भाषा थी हमारी, अपभ्रंश भाषा से चलकर अब इसने अवध का रूप धारण कर दिया, और यहीं से हमारी जो हिंदी भाषा है इसका जन्म जो है माना जाता है। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि अवध भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, फिर इसके बाद जो आई वो पुरानी हिंदी है। तो पुरानी हिंदी में भी बहुत सारे लोगों को
वो महसूस होने लगा। इसमें कहा कि भाई पूरी तरीके से शुद्धता नहीं है, कि खड़ापन नहीं है कि हम स्पष्ट रूप से कह सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बोल देते हैं आई वे, जय वे, खै वे। लेकिन जो खड़ी भाषा वाली जो विद्वान जो लोग थे उनको उसमें भी उलझन सी होने लगी। बोले ये कैसी भाषा है, आई वे, जय वे, खै वे, ऐसे कौन बोलता है, ये तो बोली जैसी लगती है, इसमें तो ग्रंथों की रचना नहीं हो सकती। तो जो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ और भी परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन हो कि एक जो अभिव्यक्ति हो ऐसी हो, सटीक हो, वैज्ञानिक हो और इसमें सार्थकता हो। ऐसी हमें भाषा चाहिए जो समय के अनुकूल हो, उसमें परिवर्तन हो, नए नए खोजें हो और जिनको हम उन खोजों को दूसरे के साथ में व्यक्त कर सके। हमें ऐसी एक मजबूत भाषा चाहिए। तो फिर हमारे बीच में आई आधुनिक हिंदी, जो आज हम आपके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और हम लोग जो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बातें आत्मीयता से करते हैं, वो सब इन भट्ट भाषा की और पुरानी हिंदी की ही देन है, जो हमारी सबसे शुरुआत इसकी हुई थी हमारी संस्कृत भाषा से। और आज की भाषा हमारी जो है वो खड़ी बोली शुद्ध हिंदी भाषा के रूप में जानी जाती है। और इस भाषा को हम अपने मन के भावों के द्वारा इतनी सरलता से किसी भी व्यक्ति के साथ में व्यक्त करते हैं। उस व्यक्ति को हम ये बता सकते हैं हिंदी भाषा के माध्यम से कि हम क्या चाहते हैं, या और इसी के माध्यम से हम दूसरे की मन की बात को भी समझने का प्रयास करते हैं। अब बेटा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ केवल भारतवर्ष में ही 22 जो हमारा संविधान है 22 भाषा को मान्यता दे चुका है, जिसमें हम बोलते हैं तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा। इस प्रकार की जो अनेक भाषा हैं जिनको हमारा संविधान अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मान्यता प्रदान कर चुका है, ऐसी भाषाओं को बोला जा सकते हैं या बताते हैं। जो राजस्थान का है वो अपनी राजस्थानी भाषा में अपने मन के भावों को व्यक्त करेगा, जो बिहार का है वो अपनी भाषा में व्यक्त करेगा, जो पंजाब का है वो पंजाबी में व्यक्त करेगा, जो उत्तर प्रदेश का, यूपी का है वो अपनी भाषा में अपने मन की बात को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो भारतवर्ष है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन जो संपूर्ण संसार है उसमें 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमारी बात चल रही है हिंदी की, अपनी भाषा की। तो देखिए भाषा क्या है, भाषा आई कहाँ से? भाषा संस्कृत की भाष धातु, धातु जिसको कहते हैं हिंदी में क्रिया। जैसे क्रिया हम देखते हैं तो देखना, ना प्रत्यय जोड़कर देखना हो गया, वैसे देख है, बोलना भी एक क्रिया है, खेल एक क्रिया है, हर्ष एक क्रिया है। तो इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें एक क्रिया होती है भाष। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो हमारी जो भाषा है ये होती है संस्कृत भाषा से शुरू। इसका कहना यह है कि संस्कृत की धातु भाष से बनी, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इसलिए परिभाषाएं कुछ विद्वान कहते हैं विचार विनिमय का साधन भी भाषा कहलाती है। कुछ लोगों का मत है, उन्होंने जो परिभाषा दी भाषा के बारे में, उन्होंने ये कहा अभिव्यक्ति का वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और हम सबसे सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों को हम ग्रहण करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा क्या है? भाषा जो हमारे मुंह से उच्चारित होने वाले ध्वनि समूह है उनको भाषा कहते हैं। वह मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के मुख से निकलने वाले या व्यक्त सार्थक ध्वनि समूह को ही भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम भाषा को डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जो मनुष्य, भाई बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए तो मच्छर भी बोलता है, लेकिन क्या हम लोग उसकी भाषा को समझ सकते हैं? बल्कि जब वो बोलता है हम उसको और सजा दे देते हैं, बिना कसूर के उसको लेते हैं, तैस करके मार देते हैं, उसके बेचारे के प्राण ले लेते हैं। बोलने के लिए क्या है? मक्खी भी बोलती है, चिड़िया भी बोलती है, लेकिन बेटा जो उनके मुंह से जो ध्वनि समूह निकलता है वो सार्थक नहीं होता है। और सार्थक ना होने के कारण हम
समझने में समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन मनुष्य के जो मुंह से ध्वनि चिन्ह निकलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो व्यक्त होती हैं, वह ध्वनियाँ सार्थक होती हैं और आप उनकी बात को सरलता से समझ सकते हैं। हाँ तो बेटा, हमने बात की थी अभी, हम बात बता रहे थे आपको, जो मनुष्य के मुख से निकलने वाले जो सार्थक ध्वनि समूह है उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है भाई? जो हमारे जीवन को सरल बनाए वही भाषा है। जैसे यातायात, इधर से इधर जाने के लिए, कहीं एक स्थान से दूसरे जगह जाने का जो हमारा काम था, जब तक हमारे जो जीवन का इतिहास था, मानव जीवन को, उसमें पहिए का विस्तार नहीं हुआ था, जब तक मनुष्य की यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन थी, दुश्वारियों से भरी हुई थी। उसी प्रकार से जब तक भाषा नहीं आई तब तक मनुष्य की जो जीवन की गाड़ी जो थी वो भी ऐसे ही ऊपर नीचे चल रही थी, बिना व्यक्त। मनुष्य अपने किसी मन की बात को बताने के लिए असमर्थ महसूस करता था, चाहे उसे जीवन में सुख होता था चाहे दुख होता था। वो बेचारा इधर उधर अकेला ही भटकता रहता था और वो अकेला ही जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि उसकी बात को समझने वाला कोई नहीं था। अब जैसे हमने कहा कि बहुत सारे संसार में जीव जंतु, बहुत सारे मनुष्य हैं जो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ करते, वैसे जैसे चिड़िया है, चींची करती है और चींची के द्वारा ही वो अपने पूरे जीवन को जी लेती है। जो भी उसका जीवन की अवधि है वो अपनी भाषा के द्वारा अपने परिवारिक जनों को अपने सुख में दुख में शामिल कर लेती है। लेकिन हम लोग उसके जो भाव हैं उनको समझने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है अभी इतनी विकसित नहीं है कि जीव जंतुओं की भाषा को भी सरलता से समझ ले और हम उसके सुख दुख में शामिल हो सके। लेकिन मनुष्य एक इस संसार में ऐसा प्राणी है जो उसके मुंह से भाषा निकलती है, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो एक सार्थक समूह के रूप में होती है और हम उसके मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं और अपने मन की बात को किसी दूसरे व्यक्ति को हम समझा भी सकते हैं। तो बेटा, भाषा के रूप क्या होते हैं? भाषा को कितने रूपों में हम व्यक्त करते हैं? तो भाषा के बेटा होते हैं 3। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है हमारा सांकेतिक भाषा। तो जब हम अपने मन के विचारों को किसी भी सामने वाले व्यक्ति को बोलकर बताते हैं तो वह भाषा का हमारा मौखिक रूप कहलाता है। जब मनुष्य संसार में आता है तब वह सबसे पहले अपने जीवन में इसी भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है और मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा है वह मौखिक भाषा ही कहलाती है। इस भाषा की हमारी विशेषता है कि जो हमारी स्वरतंत्री है, जो वाणी है, ये भाषा उसके द्वारा ही व्यक्त होती है। तो यह जीवन में सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि यह भाषा जो होती है, मौखिक भाषा जो होती है, वो अस्थायी होती है। इसे अस्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हम क्या है, किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं या किसी भी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं या किसी भी सुंदर महिला को देखते हैं तो हमारे मन में उसकी सुंदरता को देखने के बाद एक विचार सा उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है। तो हम उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं आप बहुत सुंदर लग रहे हैं या आप पे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब कहीं हम उसको उससे भी ज्यादा किसी सुंदर पर्सनालिटी को देखें, उस पे वो कलर उससे भी ज्यादा अच्छा लगता हो तो हमारी वाणी तुरंत परिवर्तित हो जाएगी। हम उससे ये कहेंगे अरे वाह, आप पे तो ये कलर बहुत ही ज्यादा जच रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये कलर आपके ऊपर ही खिल गया है या आपके लिए ही बना है। तो इस प्रकार से जो हमारी भाषा है वो अस्थायी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जब झगड़ा हो जाता है तो हम क्या होता है कि हम किसी को बहुत गलत भी बोल देते हैं, लेकिन जब हमें बाद में पछतावा होता है तो हमें इस बात का एहसास होता है और हम उसको जाके अपनी जो कथनी है उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं। तो वो बातें क्या होती हैं, हमारी अस्थायी होती हैं। तो ये हमारा जो भाषा का रूप कहलाता है वो अस्थायी रूप कहलाता है। अब आते हैं हम लिखित भाषा की ओर। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचार लिखकर किसी दूसरे को बताते हैं तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है या उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, या ये कह सकते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की विशेषता क्या है? लिखित भाषा की विशेषता ये है कि ये भाषा जो होती है वो स्थायी होती है और इसको लिखकर ही व्यक्त किया जाता है।
अभी आपके किसी के साथ झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर विवाद हो जाए और आप थाने में जाएंगे तो आपको जो वहां पर बैठा हुआ इंस्पेक्टर मिलेगा वो कहेगा पहले आप अपनी प्राथमिकी दर्ज कराइए। और जब तक आप प्राथमिकी दर्ज नहीं कराते, जब तक आपकी वहाँ प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती है, तो तब तक वह किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है। चाहे आप उससे कितना भी बोलिए कि उसने मुझे मारा, डंडे से मारा, कि ईंट से मारा या पत्थर से मारा, जो भी चाहे आप उस पर इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन जब तक आपकी प्राथमिकी लिखित रूप में दर्ज नहीं होगी, जब तक कि आगे की जो मजबूत कार्यवाही है जो आप चाहते हैं वो उसको करने में असमर्थता व्यक्त कर देते हैं। तो इसलिए भाषा जो होती है वो लिखित होती है, जो गवाही भी होती है वो भी लिखित रूप में ही होती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लिखित भाषा पर ही आधारित होते हैं। तो बेटा इसलिए ये भाषा जो होती है हमारी लिखित भाषा स्थायी भाषा होती है और इसको लिखकर व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात इस भाषा की विशेषता ये है कि यह द्वितीय भाषा होती है, यानी दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा होती है। इसको हम अपने भावों को जो विचार करते हैं वो दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहली भाषा जो है वो हमारी मौखिक भाषा है। हमने सबसे पहले जो बच्चा है वो बोलना सीखता है और उसके बाद वो दूसरी भाषा का रूप जो लिखित भाषा है उसको सीखता है। तो दूसरी भाषा इसको द्वितीय भाषा होती है, लिखित भाषा, और इसको प्रयास के द्वारा, अथक मेहनत के द्वारा सीखा जा सकता है। चाहे भाषा आप किसी भी भाषा को सीखिए, चाहे हिंदी सीखिए, चाहे इंग्लिश सीखिए, चाहे उर्दू सीखिए, चाहे पंजाबी लिखना सीखिए, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको मौखिक भाषा की अपेक्षा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए यह द्वितीय भाषा होती है और इसको प्रयास के द्वारा सीखा जाता है। तीसरी भाषा हमारी होती है सांकेतिक भाषा, और इसको हम अपने मन के विचारों को संकेतों के द्वारा, शारीरिक भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो ये जो भाषा है, भाषाविदों ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की है। वो इसको भाषाविद इस भाषा को भाषा ही नहीं मानते। क्यों? इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, कभी कभी जो कहने वाला होता है वो आपसे कुछ और व्यक्त करना चाहता है, कुछ और कहना चाहता है संकेत के माध्यम से, लेकिन समझने वाला उसको समझने में असमर्थ होता है, तो वो उसका कभी कभी गलत अभिप्राय निकाल लेता है। तो इसका कारण ये है कि इसको भाषाविदों ने इसे भाषा इसलिए नहीं माना है क्योंकि शारीरिक संकेत जो है वो विकृत अर्थ देते हैं। अब मान लीजिए किसी को प्यास लगी है, अब जो भाषा बोलने वाला है, जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसने या तो पानी मांगा, अगर उसने इस तरीके से एक संकेत किया है तो सामने वाला समझ बैठा भैया उसको दूध या चाय की आवश्यकता है, तो वो पानी ना ला करके उसको चाय या दूध प्रदान कर रहा है, उसको दूध या चाय दे रहा है, लेकिन उसे पानी चाहिए। अगर उसने दूसरा संकेत इस तरीके से किया है तो सामने वाला उसको गलत उसमें डायरेक्शन में लेके चलाया जाएगा, गलत वे में लेके चला जाएगा, और वो सोचेगा शायद भैया इसे पीने वीने की तलब लगी है, ताड़ी वाड़ी चाहिए, तो इसलिए ये इस तरीके से संकेत कर रहा है। और लेकिन वास्तविकता में उस बेचारे को प्यास लगी हुई है और वो पानी मांग रहा है। तो इसलिए जो हमारे भाषाविद हैं उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मंथन किया, विचार किया, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो सांकेतिक भाषा है वो भाषा नहीं है, इसलिए इसको भाषा रूप में नहीं माना गया। और इस कारण से हमारी जो भाषा है मुख्य रूप से दो कहलाती हैं। पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो जो हम आपके द्वारा आपसे आपके समक्ष वार्तालाप कर रहे हैं। हमें भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? लिखित भाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमें लिखित भाषा की जरूरत इसलिए पड़ी, कहने के लिए द्वितीय भाषा है लेकिन ये स्थायी भाषा है। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे भाषाविद थे, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनके मन में विचार आया कि हम जो बातें कर रहे हैं ये कुछ लोगों तक सीमित है और कुछ समय बाद ये बदल जाएंगी। हो सकता है मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ या मैं आपसे कुछ कह रही हूँ या मैंने जैसे ये कह दिया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये बात सिर्फ केवल 2 या 3 लोगों के बीच में जो उस समय सुनते होंगे उस समय, तो उन्हीं के बीच में रह जाएगी। तो लेखक ने सोचा, जिस वैज्ञानिक थे, भाषाविद थे, उन्होंने सोचा इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक काफी समय तक किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। तो इसलिए इस अपने मन की बात को, इस थॉट को जो किसी को खुशी प्रदान कर रहा
लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, या आप बहुत मीठा बोलते हैं, या आप बहुत हैंडसम हैं, इस तरीके के जो शब्द हैं वो जो किसी को, सामने वाले को खुशी प्रदान करते हैं, एक सुंदर अनुभूति जो विचार हैं वो भाव पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने, जो भाषाविद लोग थे, उन्होंने सोचे ये भाव हमारे काफी लंबे समय तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, तो उन्होंने इस लिखित भाषा का प्रयोग किया। और इसी के कारण आज हम रामायण, महाभारत, मेघदूत, इतने पुराने जो ग्रंथ हैं, इसी लिखित भाषा के कारण ही आज हम इनको पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो इसीलिए अपने विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा की जरूरत है।